सेकेंड यूनिट चैप्टर 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब किसी से होने वाला लॉस कोई दूसरा उसको भरपाई करे, ये इंडेमनिटी बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन याद रखना 124। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर। सुनो क्या लिखा है, दूसरे को लॉस से बचाना, कॉस्ट टू हिम बाय, किसके कारण लॉस किसके कारण हुआ, देखो पहला तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ यानी प्रॉमिस करने वाले खुद से होता है या फिर कोई दूसरे इंसान से हो रहा है। इसमें दो पार्टी है, एक जो इंडेमनीफायर यानी मतलब प्रॉमिस करने वाला जो प्रॉमिस करने का यानी लॉस भरने का प्रॉमिस देता है, बराबर। जबकि इंडेमनिटी होल्डर जिसको इंडेमनीफाइड बोला जाता है मतलब जिसका लॉस आपको भरना है। यानी समझो कि अगर मैंने तुमको गारंटी दी कि मैं तुम्हारा लॉस भरपाई करूंगा, बराबर, तो मैं इंडेमनीफायर हुआ और तुम्हारा लॉस मुझे भरपाई करना है तो तुम इंडेमनीफाइड हुए, बराबर। पूछेंगे ये, याद रखिए ये एमसीक्यू वाला सब्जेक्ट है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये, कंटिंजेंट मतलब लॉस हुआ तो मिलेगा, जो ये और तो वाली चीज है इसके अंदर, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। इट्स अ टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, ए और बी दोनों क्लेम करते हैं कि ये गुड्स मेरे रेलवे कंपनी के, रेलवे में जाके बोलते हैं कि ये मेरे गुड्स है। अब ए ऐसा बोलता है कि ये गुड्स मैं ले जाता हूं, अगर मेरे ये गुड्स को ले जाने से बी को अगर कोई भी तरह का नुकसान हुआ और मुझे पता चला कि बी ही सही ओनर है यानी मालिक कौन है, बी है, तो उसको होने वाला सारा नुकसान मैं भरपाई करूंगा। तो यहाँ पे ए और रेलवे कंपनी के बीच में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि नुकसान नॉर्मली कौन भरे, रेलवे कंपनी, लेकिन अभी भरने की प्रॉमिस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, समझे ना। अब फीचर्स, इंडेमनिफाइड इज नॉट अलाउड टू मेक अ प्रॉफिट, सिर्फ नुकसान को भरने की बात आती है इसके अंदर, प्रॉफिट नहीं कर सकते। मतलब 4 लाख का नुकसान हुआ तुम 5 लाख मांगो तो वो ना चले, बराबर। जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है ना वो सब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, कि आग लगने से नुकसान अगर हुआ तो नुकसान भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। दिस मेक्स इट सिमिलर टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल, ए इंश्योर्स हिज हाउस फॉर 50,000, अगर वो घर पार्शियली डिस्ट्रॉय हो जाता है और डैमेज खाली 10,000 का हुआ तो कंपनी उसको कितना देगी, सिर्फ 10,000 रुपये देगी। ये एमसीक्यू में पूछेंगे कि 50,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी है, 10,000 का नुकसान हुआ तो 10,000 मिलेंगे आपको। प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिखा है, इसका सिद्धांत क्या, द लॉस शुड बी कॉम्पनसेटेड, लेकिन उसमें से प्रॉफिट कमाने की तुमको इजाजत नहीं है। फिर अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज कंडीशनल, दैट इज इट ओनली बिकम्स एनफोर्सेबल व्हेन, यानी वो अमल में कब आता है, जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होती है, मतलब या तो लॉस होता है, किसी के कोई काम करने से लॉस होता है, या एक्सीडेंट होता है। अब लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर, ये कब अराइज होगी, स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, टिपिकली कॉज बाय द प्रोमिसर और थर्ड पार्टी। नॉर्मली थर्ड पार्टी भी इसको प्रोमिस कर सकता है, यानी थर्ड पार्टी के द्वारा भी हो सकता है या तो खुद के द्वारा भी हो सकता है, मैंने प्रॉमिस किया तो मेरे द्वारा भी कोई चीज गलत हो सकती है। फिर लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर, ये कब अराइज होगी, जब नुकसान होगा तो ही, और डज नॉट अप्लाई टू जनरल एक्सीडेंट और इवेंट्स नॉट अकर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने आग से नुकसान होने का इंश्योरेंस लिया लेकिन पानी घुसने के कारण नुकसान हुआ तो पैसा ना मिले, क्योंकि नुकसान किसका भरपाई करने की गारंटी दी है आग से। अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल। अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शर्तें होनी चाहिए, फर्स्ट यूनिट में है ये। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कोई ऑफर करेगा तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, बराबर। दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन, प्रीमियम भरना पड़े, कुछ ना कुछ तो देना पड़े सामने वाले को, ऐसे ही ना मिले। फिर लीगल पर्पस, मकसद कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी करना चाहते हो। फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टी, मतलब कोई माइनर नहीं होना चाहिए जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो। अनसाउंड माइंड यानी पागल नहीं होना चाहिए, या तो
कोर्ट ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका हो वैसा इंसान नहीं होना चाहिए। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मोस्ट इंपोर्टेंट 6 मार्क का 7 मार्क का क्वेश्चन। गारंटी किसको बोलते हैं और एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गारंटी। सेक्शन 126 याद रखें। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे श्योरिटी प्रॉमिस करती है टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन, सुनो, ऑफ अ थर्ड पर्सन, मैं तीसरे इंसान को इसके लिए गारंटी दे रहा हूं मैं, और तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसके लिए, किसी तीसरे इंसान के लिए, कि अगर वो तुमको पैसे नहीं देगा तो मैं तुमको पैसे दे दूंगा। राइट, किसी की दुकान में अपने एंटर हुए, 2 जन एंटर होते बराबर, दुकान के मालिक को मैं पहचानता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई ये आदमी तुमसे जो भी कुछ ले उसको दे देना, अगर ये पैसे नहीं भरेगा तो मैं पैसे दे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। समझे ना, इसी के बारे में गारंटी देना। यहाँ पे श्योरिटी 3 पार्टी होती है। एक श्योरिटी, श्योरिटी कौन, जो प्रॉमिस करने वाला इंसान, याद रखो वो पार्टी है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। गुड्स बेचने वाला कोई अलग है, कुछ रिसीव करने वाला कोई अलग है, लेकिन ये दोनों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी गड़बड़ हुई, यानी परचेस करने वाले ने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, तो श्योरिटी को वो पेमेंट देना पड़ेगा, यानी श्योरिटी वो इंसान है जो गारंटी देता है, बराबर ना। द श्योरिटी प्रोमिस टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी जवाबदारी, ऑफ अ थर्ड पर्सन यानी प्रिंसिपल डेटर, इफ दे डिफॉल्ट यानी वो पेमेंट नहीं करते टाइम पे। द श्योरिटी इज लायबल ओनली इफ द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू परफॉर्म, यानी डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो ही श्योरिटी को पेमेंट करने का आएगा। ये देखो मैंने एग्जांपल दिया भैया, मिस्टर एक्स एंड हिज फ्रेंड मिस्टर वाई एंटर अ शॉप। मिस्टर एक्स शॉपकीपर को बोलता है मिस्टर जेड को कि गुड सप्लाई कर दो भाई को, अगर वो पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। तो यहाँ पे किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्स को श्योरिटी बोलेंगे, वाई को प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, और जेड को क्रेडिटर बोलेंगे, बराबर ने, क्रेडिटर वही रहेगा। लेकिन याद रखो अगर भाई पेमेंट नहीं करेगा तो श्योरिटी अपने आप प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा। वाई अगर पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट किसको करने का आएगा, एक्स को करने का आएगा, तो वो प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा। अब पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, 3 पार्टीज, श्योरिटी जो गारंटी देने वाला, प्रिंसिपल डेटर जिसको गारंटी, जिसके लिए गारंटी दी गई, और क्रेडिटर मतलब जिसको गारंटी दी गई, बराबर ना। अब एसेंशियल फीचर्स में पहले तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको याद रखो, पूछेंगे एमसीक्यू में। ट्री पार्टी, ट्री पार्टी का मतलब क्या, 3 लोग जिसमें शामिल होने, वैसा सिर्फ एक है गारंटी, एक क्रेडिटर, एक प्रिंसिपल डेटर और एक श्योरिटी। फिर प्रिंसिपल डेट याद रखो, पेमेंट करने का किसी को हो ना तो श्योरिटी का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला मैंने बोला कि तुम इसको गुड्स खरीदने देना, ये जो भी खरीदेगा उसका पेमेंट मैं करूंगा, पर वो खरीदने गया ही नहीं, या किसी की डेट हुई नहीं ने, यानी डेट ना होने, तो इसका मतलब आप श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, यानी डिस्चार्ज का सवाल ही नहीं है, वो श्योरिटी का सवाल ही नहीं होता है। यानी किसी की कोई ना कोई एक्चुअल डेट या तो ऑब्लिगेशन होना चाहिए। फिर मस्ट फुलफिल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल, जैसे आगे भी बताया। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब जोर जबरदस्ती ना हो, उसको फ्री कंसेंट बोला जाता है। किसी का इन्फ्लुएंस यानी तुम्हारे ऊपर प्रेशर ना लाए कोई, तो इसको फ्री कंसेंट बोला जाता है। फ्री कंसेंट का मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम खुद से उस काम के लिए कबूल होते हो जो काम करने जा रहे हो। उसके बाद में लॉफुल कंसिडरेशन, यानी आपने जो भी पैसा दिया या जो गुड्स रिसीव किए वो लॉफुल है। और कॉम्पिटेंट पार्टीज, जैसे बोला, पागल नहीं होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए। राइटिंग नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है, जबान से भी प्रॉमिस दी जा सकती है, यानी लिखना मैंडेटरी यानी कंपलसरी नहीं है। पर अगर स्पेसिफिकली लिखा हो कि अगर मैं श्योरिटी, बैंक की श्योरिटी हमेशा है ना, कैसी होती है, रिटर्न होती है, वो जबान से नहीं हो सकती। बोलते हैं ना श्योरिटी देनी है बैंक में, तो ये श्योरिटी यही होती है। फिर नो मिस रिप्रेजेंटेशन, इफ द श्योरिटी इज मिसलेड और रॉन्गली इन्फॉर्म द गारंटी इज वॉइड। अगर श्योरिटी को कोई मिसलीड कर रहा है यानी बराबर से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो गारंटी खत्म। नो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, क्रेडिटर मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स टू द श्योरिटी, सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, कोई चीज कंसील यानी छुपानी नहीं है। कंसीलमेंट का मतलब छुपाना।
हाइडिंग फैक्ट का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जो गारंटी है वो इनवैलिड है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के लिए लिख दो टाइप्स ऑफ गारंटीज, शॉर्ट नोट। फिडिलिटी गारंटी, मैं किसी को अगर समझो जॉब पे रखने जा रहा हूँ कि भाई इसको काम दे दे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये फिडिलिटी गारंटी यानी ऑनेस्टी की गारंटी, प्रामाणिकता की गारंटी ने आपने फिडिलिटी गारंटी कही है। यानी उसका बिहेवियर अच्छा होगा, ये ऑनेस्टली काम करेगा यूजुअली इन अ जॉब। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय की ऑनेस्टी के लिए कि हैंडलिंग मनी, पैसे के बारे में ये बिल्कुल साफ है। फिर रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी, गिवन फॉर अ पास्ट और एग्जिस्टिंग डेट और ऑब्लिगेशन, मतलब तुम ऑलरेडी काम कर चुके हो, बराबर, दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तुमने खरीद लिया है, दूसरे ने बेच लिया, बाद में श्योरिटी एंटर होगी। रिट्रोस्पेक्टिव यानी पुराना कोई चीज हो चुका है, उसके लिए गारंटी अब दे रहे हैं अपनी, यानी पास की कोई एक्टिविटी के लिए अभी गारंटी मिल रही है। गारंटी टू पे अनपेड रेंट ऑफ प्रीवियस मंथ, जैसे कि समझो मकान मालिक मकान खाली कराने के लिए आ गया, बराबर, 3 महीने का तुमने भाड़ा नहीं दिया, तो तुम्हारा मकान खाली कराने के लिए आ जाता है, तो कोई गारंटी देता है तुम्हारे लिए कि भाई अगले महीने ये भाड़ा दे देगा, मैं गारंटी देता हूँ, समझे ना। तो ये क्या हो गया, पास की गारंटी आज दे रहे हो, तो इसका मतलब ये रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी हुई। फिर प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर के लिए गारंटी, कि भाई इसको मकान दे दे, आते महीने से वो भाड़ा टाइम पे दे देगा, समझे ना। लोन के लिए गारंटी जो देती है ना, वो प्रोस्पेक्टिव गारंटी हो गई। फिर स्पेसिफिक गारंटी, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की, इस बार इसको गुड्स दे दे, इस बार के गुड्स देने की गारंटी मेरी, फिर दूसरी बार भी तुम इसको गुड्स दो तो मेरी गारंटी नहीं बनती। एक कच बार की खाली गारंटी हो, एक कच काम के लिए गारंटी हो, स्पेसिफिकली बता दिया गया हो, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक गारंटी। जबकि कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब, कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब मैंने एक बार बोल दिया कि ये जब भी आए इसको गुड्स दे देना, गारंटी मेरी रहेगी। यानी एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार भी वो गुड्स परचेस करे, वो गारंटी चलती रहेगी, राइट। ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए स्टेज वैलिड अंटिल रिवोक्ड बाय द श्योरिटी, जब तक रिवोक यानी वापस नहीं खींच लिया जाए तब तक ये गारंटी चलती रहेगी। अब एग्जांपल, गारंटी फॉर ऑल फ्यूचर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर ऑन क्रेडिट, फ्यूचर में जितना भी परचेस करो, जितनी बार भी परचेस करो, ये गारंटी चलती रहेगी। तो ये पहला तुम्हारा कौन सा खत्म हुआ, इंडेमनिटी खत्म हुआ, उसके अंदर गारंटी शामिल था। अब सेकंड चैप्टर में इसके अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। दर्जी को कपड़ा सीने के लिए देते हैं, तो दर्जी को कोई काम करने के लिए मैंने कपड़ा दिया, वो कपड़ा मुझे वापस रिटर्न मिलना चाहिए, तो ये मैंने बेलमेंट के ऊपर दिया। इसी तरह से बैंक को तुमने गहने रखने के लिए लॉकर में रखे, तो ये बेलमेंट के ऊपर। या तो सोनी को तुमने गहने बनाने के लिए दिए, तो वो बेलमेंट का हुआ। तुमने तुम्हारे स्कूटर को सर्विस करने के लिए दिया, ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बराबर। प्लेज अलग चीज है, प्लेज तो गिरवी रखना होता है। डिफाइंड बेलमेंट, बेलमेंट वर्ड आता है फ्रेंच वर्ड, बेलर, इसका मतलब टू डिलीवर। डेफिनेशन में बेलमेंट का मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स, सिर्फ डिलीवर कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो, सिर्फ डिलीवरी ऑफ गुड्स है, बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी मैंने स्कूटर को सर्विस करने के लिए दिया है, बेच नहीं दिया है, बराबर। पर्पस क्या है उसका, सर्विस करके वापस दे दो, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग इट। या तो इसको खत्म कर दो, या तो इसको जितना यूज करना है, या तो जो पर्पस के लिए दिया वो खत्म करो। जैसे कि आपका अगर मकान बन रहा है, तो वो मिक्सर मशीन आता है सीमेंट को मिक्स करने का, वो बेलमेंट के ऊपर आता है, भाड़े से लिया जाता है। पर्पस आपका पूरा हो गया तो आप उसको वापस रिटर्न कर दोगे। इसमें पार्टीज दो, एक बेलर और एक बेली। ये सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये सारे शब्द है। सामने वाले के जो वर्ड है ना, बेली, प्लेजर, प्लेजी, ये सब खाली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है। यानी तुम अगर टाइप करोगे तो अंडरलाइन आएगी लाल। पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स, दूसरी लैंग्वेज में करेंगे टाइप तो, जो डिलीवर करने वाला है वो बेलर, और जो जिसको डिलीवरी हुई वो बेली हो गया। तो एग्जांपल, एक गिव्स क्लोथ टू बी टू स्टिच अ सूट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब इसमें भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एक तो कॉन्ट्रैक्ट, याद रखो इसमें एग्रीमेंट होता है बेलर और बेली के बीच। उसमें ने नॉर्मली आप जो वो जॉब कार्ड बनाते हैं ना, आपका स्कूटर सर्विस में देते हो तो जॉब कार्ड बनाते हैं कि क्या क्या करना है इसके अंदर,
वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि इतनी चीजें उसको करनी है। फिर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी लिखा हुआ भी हो सकता है, बताया हुआ भी हो सकता है, या तो फिर सिर्फ खाली इम्प्लाइड, यानी मैं अगर किसी के वहां पे कपड़े सिलाने के लिए जाता हूँ, तो मैंने कपड़े टेबल पे रखे, तो मतलब ये समझ जाएगा कि सिलाने के लिए दिए, इसको धोने के लिए तो देगा नहीं ना कोई आदमी। लॉन्ड्री में जो कपड़े दिए जाते हैं वो भी बेलमेंट के ऊपर है। जहां पे गुड्स तुम्हारे पास रिटर्न वापस आते हैं वो सब बेलमेंट है। इंक्लूड्स टर्म्स लाइक रिटर्न ऑफ गुड्स और डिस्पोजल आफ्टर पर्पस इज कंप्लीटेड। जब भी तुम्हारा मकसद खत्म हो जाए तब गुड्स को वापस रिटर्न करना है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन मस्ट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। याद रखो, मालिकी हक ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ गुड्स अपने उसके सामने, या तो हम उसको चाबी दे रहे हैं, राइट, या तो फिर उसको वहां पे स्कूटर या तो कार उसको सर्विस के लिए दे रहे हैं। इसीलिए बताया दो चीजों को। देखो, डिलीवरी कैन बी एक्चुअल। एक्चुअल यानी मैं वहां जाके कार पार्क कर रहा हूँ कि ये कार को सर्विस में लेना है तुमको, या तो मैं उसको सिर्फ चाबी सौंप रहा हूँ कि फलानी फलानी जगह पे मेरी कार पार्क है, आपको वो कार डिलीवरी ले लेनी है। इसको सिंबॉलिक ट्रांसफर बोलते हैं। देखो, हैंडलिंग ओवर कीज, उसको क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक ट्रांसफर। अब एग्जांपल, गिविंग ज्वेलरी टू अ गोल्डस्मिथ फॉर रिपेयर, पार्किंग अ कार विद अ वैले। वैले बोला जाता है, यानी वैले पार्किंग बोलते हैं। होटल में जाते हैं ना, तो चाबी दे के चले जाने का, वो कार पार्क कर देगा ऐसा। स्कूटर में चाबी नहीं देने की, नहीं तो थप्पड़ पड़े। हैंडिंग ओवर कीज टू ऑफ अ लॉकर, लॉकर की चाबी देने। पर्पस, मकसद क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस, ये दोनों पार्टी को पहले से पता है। आफ्टर द पर्पस इज फुलफिल्ड द गुड्स मस्ट बी, या तो गुड्स को रिटर्न कर दो, या तो जैसे बेलर ने बोला है वैसा उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। फिर रिटर्न रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, बेली मस्ट रिटर्न द सेम गुड्स आफ्टर द पर्पस इज completed and if the same item is not returned it is not bailment। अगर वो ले लेता है आइटम को तो इसका मतलब वो बेलमेंट नहीं है। एग्जाम्पल, ए गिव्स इज बाइसिकल टू बी फॉर रिपेयर, तो बी को क्या करना पड़े? रिपेयरिंग के बाद वो साइकिल रिटर्न करनी पड़े। अब ड्यूटीज ऑफ बेली, सामने वाले की क्या ड्यूटीज है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। बराबर, मैंने बोला कि तुमको धोबी को मैंने कपड़े दिए कि भाई इसको धो के इस्त्री करके मुझे दे देना, वो किसी पार्टी में पहन के चला गया, ना चले। ये आएगा किस में? सेकंड में, नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स, उसमें आएगा ये। अब यहाँ देखो, रीजनेबल केयर यानी मतलब उसके वहां पे इस्त्री करते करते कपड़े जल जाए तो उसने केयर नहीं रखी, उसको पैसे देने पड़े। बेली मस्ट टेक as much care as an ordinary person would take of their own goods, considering the value, quality, and nature of the goods. If Bailey neglects and the goods are lost or damaged, Bailey is liable for the loss। इसमें केस था किस तरह का कि उसके घर पे ने कपड़े रखे गए, लेकिन कपड़े ने आग लगने से जल गए, जिसमें बेली का कोई नुकसान, बहुत सब नुकसान हुआ, लेकिन उसका कोई गुनाह नहीं था उसके अंदर। तो यहाँ पे बेली को कोई गुड्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है। समझे ना? If goods are left in an unsafe place or carelessly handled and get stolen or damaged, Bailey is responsible। चोरी हो जाए, नुकसान हो उसको, लेकिन उसके कारण, उसके नेग्लिजेंस के कारण अगर नुकसान होता है तो आप अनऑथोराइज यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, देखो मैंने जो बोला वही, गुड्स को जो पर्पस के लिए दिया है, यानी सर्विस के लिए बाइक दी, बराबर ने, किसी ने सर्विस के लिए बाइक दी और वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, मैकेनिक की गर्लफ्रेंड होती है उसकी भी, तो unauthorized or improper use makes Bailey liable for any damage caused। कोई भी नुकसान अगर हुआ नहीं तो उसके लिए कौन? अगर बाइक लेके निकला और बाइक समझो कि खड्डे में गिर गई, वडोदरा में होते ज्यादा दिखते, तो अगर खड्डे में गिर गई, नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई उसको करनी पड़े। जैसे यहाँ लिखा है, इफ अ बेली टेक्स अ हॉर्स मेंट फॉर राइडिंग इन द फील्ड्स एंड इंस्टेड राइड्स इट इन अ रेस और फॉर पर्सनल यूज, तो अगर घोड़ा मर गया या तो उसको इंजरी हो गई, तो इन सबका जो कॉम्पनसेशन है उसको देना। नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विद ओन गुड्स, इंपॉर्टेंट, ध्यान दे। तुमको अगर समझो गेहूं पिसाने के लिए दिए गए, तुमने किसी दूसरे के गेहूं के साथ में ये गेहूं को मिक्स कर दी, समझे? अब गेहूं को तो अलग कर नहीं सकते तुम एक एक करके,
तो क्या करना है पड़े, आपको डैमेज पे करना पड़े। लेकिन अगर जिस चीज को आप अलग कर सकते हो ना, तो अलग करने का खर्चा तुम्हारा। जो काम तुमको दिया गया उसके लिए तुमने मिक्सअप कर दिया अगर, तो फिर उसको अलग करने का खर्चा तुम्हारा। अगर अलग ना हो पाए तो बेलर को जितना भी नुकसान हुआ ने, वो सारा नुकसान भरपाई करना पड़ेगा आपको। देखो लिखा है, बेली मस्ट नॉट मिक्स गुड्स विद हिज ओन विदाउट बेल। ये तो हो गया, सीक्वेंस में अरेंज कर देता हूँ। If goods are mixed with consent, then ownership is divided accordingly. गुड्स मर्जी से, किसी की मर्जी से बोला गया हो कि ये दोनों को मिक्स कर दो, तो फिर जिस तरह से डिवाइड करने हो वैसे डिवाइड करो। विदाउट कंसेंट यानी मर्जी के बिना अगर ऐसा किया गया तो सेपरेशन का खर्चा उसका होगा। यहाँ लिखा गया है देखो, बेली मिक्सेस गेन्स ग्रेन्स विद हिज ओन स्टॉक विदाउट परमिशन, और वो अगर बिगड़ जाते हैं तो बेली को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। नॉट टू डिनाई बेलर्स टाइटल और ओनरशिप। अब मैंने बाइक तुमको रिपेयर करने के लिए दी, बराबर। तुम मुझे बाइक रिटर्न करने के टाइम पे बोलते हो डॉक्यूमेंट दिखाओ कि तुम्हारी बाइक है, ये ना चले। अगर मैंने तुमको रिपेयर करने के लिए दी तो मुझे रिटर्न कर दो। तुम डिनाई नहीं कर सकते कि मैं मालिक नहीं हूँ इसका। तुम बोलो जा पुलिस स्टेशन में जाके साबित करके आके तेरी बाइक है। हाँ, अगर चोरी को तो बात अलग है, पर ऐसे ही नहीं बोल सकते कोई। Bailey must not claim ownership or deny bailor's rights over the goods. Bailey holds the goods only for the bailor. लेकिन अगर वो खुद की ओनरशिप उसके ऊपर साबित करना चाहे तो गलत है। टू रिटर्न द गुड्स और डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द बेलर्स इंस्ट्रक्शन। रिटर्न करना चाहिए या तो डिस्पोज ऑफ कर दो, जैसा उसने इंस्ट्रक्शन दिया हो वैसा। अगर गुड्स समझो पेरिशेबल है, यानी गुड्स को यूज करने के बाद खत्म हो जाएंगे वो, तो क्या करेंगे, बेलर को हैंड ओवर तो कर नहीं सकते, खत्म हो गया हुआ, सेल कर दो। टू रिटर्न एनी इंक्रीज और प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द गुड्स, मस्त एग्जांपल है। गाय अगर किसी ने दी हो रखने के लिए, गाय को बछड़ा होता है, तो बछड़ा मालिक का, जिसका बेलर है ना, बेलर जिस जो मालिक है उसके पास जाएगा। यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि गाय का बछड़ा तो मेरे घर में हुआ, बराबर ने, तो ये बछड़ा अब मेरा हो गया। ऐसा थोड़ा होता है। ऐसे तो फिर है ना, कोई भी अगर समझो कि हॉस्पिटल के अंदर कोई डिलीवरी कराने के लिए जाता है, तो हॉस्पिटल वाले बोलेंगे बच्चा तो मेरे यहाँ हुआ, बच्चा मेरा। ऐसा थोड़ा हो सकता है। नेचुरल इंक्रीज हो ना अगर कोई भी चीज में, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। फीस ऑफ अ बेलर टू डिस्क्लोज नोन फॉल्स इन द गुड्स। यानी मतलब मैं बता देता हूँ तुमको कि भाई इसमें ये खामियां है, और गुड्स के अंदर खामियां अगर मैं छुपाऊं और वो बेचारा रिपेयरिंग करने गया स्कूटर को और धड़ाका हो गया उसके बाद में, तो वो जिम्मेदार नहीं, उल्टा तुम जिम्मेदार हो बेचारे उसको नुकसान के लिए। बेली को पता होना चाहिए डिफेक्ट और फॉल के बारे में, और ये ड्यूटी एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द बेली फ्रॉम हार्म और लॉस ड्यूरिंग द बेलमेंट। इफ द बेलर फेस टू डिस्क्लोज सच डिफॉल्ट एंड बेली को उसके कारण नुकसान हुआ, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है कॉम्पनसेशन के लिए? बेलर खुद, बेली नहीं रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ लिखा गया है कि मैंने घोड़ा, उसको बीमार था, लेम और सिक, एंड द बेलर डज नॉट इन्फॉर्म द बेली। तो उसके बाद में वो घोड़ा चलाने गया और वो उसके कारण घोड़ा मर जाए या घोड़े को नुकसान हो या फिर वो खुद को नुकसान करवा पाए बेली, तो उसकी जिम्मेदारी बेलर की होती है। टू बेयर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑफ बेलमेंट, द बेलर मस्ट पे एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनयूजुअल एक्सपेंस दैट द बेली इंकर्स इन टेकिंग केयर ऑफ द गुड्स। अब समझो कि, ध्यान देना, अगर समझो कि तुम्हारे गुड्स खराब हो रहे थे, आग लगने से पूरे गोडाउन में आग लग गई उसके उसके तुम्हारे गुड्स खराब हो रहे थे, तो उसने क्या किया, तुम्हारे गुड्स बचाने के लिए उसको वहां से हटाया, और हटाने का उसने एक्सपेंस दिया। तो ये एक्सपेंस आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने दिया है, बराबर है, तो वो एक्सपेंस एक्स्ट्रा आपको देना पड़े उसको। इमरजेंसी रिपेयर या तो स्पेशल अरेंजमेंट जो करनी पड़े उसके लिए। एग्जाम्पल, इफ अ बेलीज कैरेज ब्रेक डाउन एंड ही मस्ट पे for repairs during the bailment, the bailor must reimburse this extraordinary expense। यानी रास्ते में अगर कोई भी डिलीवरी के टाइम पे अगर कोई भी चीज खराब हो जाती, तो टू इंडेमनीफाई बेली फॉर लॉस ड्यू टू डिफेक्ट और टर्मिनेशन। अगर मैंने तुमको गुड्स दिए, बराबर, लेकिन बीच में मैं तुमसे वापस मंगा ले, तुम्हारा काम पूरा भी नहीं हुआ उसके पहले मैं वापस मंगा लेता हूँ,
तो अगर तुमको नुकसान अगर किसी भी तरह का होता है वो नुकसान बेलर को भरना पड़ेगा। मस्ट कॉम्पनसेट द बेली फॉर एनी लॉस और डैमेज caused by defects in the goods or if the bailment is ended unexpectedly. This this applies if goods have hidden defect unknown to the bailey। और दूसरा, बेलमेंट को बाय लॉ, ध्यान देना, कानून से अगर तुम टर्मिनेट करते हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर बेली को कोई लॉस होता है तो भी बेलर को पैसे देने पड़ेंगे। मतलब तुम कानूनी तौर के ऊपर वो वापस लेके आते हो गुड्स को, लेकिन फिर भी अगर बेली को नुकसान हुआ तो नुकसान तो तुमको भरपाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताऊं इसके लिए, किसी ने तुम्हारा मकान, किसी को तुमने मकान रिपेयर करने के लिए दिया, आधे में से तुम उसको निकाल देते हो, तो अभी तक जो भी उसका एक्सपेंस हुआ ना, जो भी उसने खर्चा किया, वो सारा खर्चा तुमको उसको देना पड़े, प्लस तुम्हारे कारण उसने रेती कच्ची सब मंगा के रखी है तो उसका नुकसान उसको भुगतना पड़े, तो ये सारा नुकसान तुमको उठाना पड़ेगा। सिंपल। टू रिसीव गुड्स बैक आफ्टर द पर्पस ऑफ बेलमेंट इज कंप्लीट, द बेलर मस्ट एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेली। तुम उसको रिसीव करने से इनकार कर दो, ना ना मुझे नहीं चाहिए, तो ये गलत। अब इसके बाद जितना भी खर्चा बेली को होता है वो सब तुमको भुगतना पड़ेगा। बेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक द गुड्स विदाउट अ वैलिड रीजन। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट गुड्स कैन कॉज अननेसेसरी प्रॉब्लम्स फॉर द बेली। बराबर नहीं, इससे बेली को नुकसान होता है। तो इंडेमनीफाई बेली अगेंस्ट थर्ड पार्टी क्लेम। अब ये जबरदस्त चीज है। ये किसमें होता है कि अगर किसी की बाइक तुमने सर्विस के लिए ली, बाद में पता चला कि ये तो किसी दूसरे की बाइक तुम चुरा के लेके आए, तो वो उसको नुकसान हो रहा है, समझे ना। तो उसका जो नुकसान है ना वो भी यहाँ पे लिखा है, बेली को यहाँ पे थर्ड पार्टी उसके पास आ गया और उसके बाद में बोले मेरी बाइक किसके पास से ली तू, बराबर ना, उसके ऊपर क्लेम कर रहा है, उसको जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो यहाँ पे ने, इसीलिए ने ये पूछा, हमेशा याद रखो, ये ने पूछा जाता है जब भी बाइक रिपेयर करते हैं ना, तो रिपेयर करने के टाइम पे नॉन पर्सन की बाइक रिपेयर करो तो कोई टेंशन नहीं, जानते हो तुम इसको। लेकिन कोई नया इंसान आए ना, उसकी बाइक अगर तुम रिपेयर करने के लिए लेते हो ने, बाद में अगर वो बाइक चोरी की निकले ने, तो जिसने रिपेयरिंग के लिए बाइक ली है गैरेज वाला वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको डॉक्यूमेंट मांगने चाहिए थे उसके पास से। ऐसे तो कितने गैरेज बीच में बंद हो गए थे। ये क्या करते थे, यहाँ से बाइक उठाते थे, भरूच में खुली करके बेच देते थे सारे पार्ट्स। पूरी गैंग पकड़ी गई और गैंग ने बोला कि मैंने यहाँ रिपेयर कराई थी, वहां रिपेयर कर, सबके पास आए। एग्जैक्टली सेम किस्सा होता है मोबाइल रिपेयर करने के टाइम। मोबाइल रिपेयरिंग में देके चला गया वो आदमी, फिर उसके बाद में पता चला तुमको, बेच के चला गया वो बात अलग है, लेकिन रिपेयर करने के लिए चला गया। उसके बाद में रिपेयर करने के बाद उसने फोन तो लेने आया नहीं वो, फिर पुलिस वालों को पता चला कि तुमने चोरी का फोन रिपेयर किया है, गए, समझे। इसीलिए ये लोग डॉक्यूमेंट मांगते हैं तुम्हारे पास। अब आता है फाइंडर ऑफ गुड्स। रास्ते में से कोई चीज मिले तो क्या करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे यूनिट में, फाइंडर ऑफ गुड्स। ये कितनी बार, जब ये मेन सब्जेक्ट था उस वक्त कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स यानी रास्ते में से किसी की अंगूठी मिली तुमको, बराबर नहीं, और रास्ते में से पैसे का बंडल मिल गया, वो तो मैं रिटर्न ना करूं, मैं इतना ऑनेस्ट तो नहीं हूं, ऐसा तू सोच रहा होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, दूसरे के गुड्स आपको मिलते हैं, टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, अपने पास वो अपनी कस्टडी में रखता है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए बेली। वो बेली जैसा ही हो जाएगा, समझो, उसको केयर रखनी पड़े वो गुड्स की। अब राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, पहले आता है राइट ऑफ लियन। लियन यानी उस चीज को अपने कब्जे में रखना जब तक उसको उसका लीगल अधिकार नहीं मिलता। एक एग्जांपल देता हूं मैं, इसमें एग्जांपल हमेशा है ने बकरी का देता हूँ। रास्ते में से बकरी मिली, बराबर, इधर उधर भटक रही थी, ये ने पूरा सूटेबल एग्जाम्पल हो जाता है, समझे। अब बकरी को तुमने खिलाया पिलाया, 10-12 दिन के बाद में उसका मालिक उसको मिला, तो जब तक वो खिलाने पिलाने का खर्चा ना देने तब तक बकरी का कब्जा तुम नहीं छोड़ोगे, समझे। ये लियन हुआ। फिर उसके बाद में राइट टू स्यू फॉर रिवॉर्ड। हाँ, अगर उस मालिक ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी हो बकरी के फोटो के साथ में कि जिसको ये बकरी मिले उसको मैं 1,000 रुपए का इनाम दूंगा, और तुमको ये पता है और तुम वो रिवॉर्ड लेने के लिए उसके पास जाते हो, वो रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, तो बकरी वापस नहीं देने की अपने को, समझे ना।
फिर राइट ऑफ सेल। अब सोचो कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। अब जितने की बकरी थी ना, उसके उससे ज्यादा तो उसके ऊपर का खर्चा हो गया अपना। तो अपने उस बकरी को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। याद रखो, उसकी कीमत से अगर 2/3 से ज्यादा अगर तुम्हारा खर्चा हो जाए, यानी 67% से ज्यादा खर्चा हो जाए, ये पूछेंगे एमसीक्यू में। तो 2/3 ऑफ द वैल्यू से ज्यादा अगर खर्चा हो जाए तो हम उसको बेच सकते हैं। दूसरा, रीजनेबल चार्जेस वो देने से मना करता है, तो हम बेच के वो पैसा रिकवर कर सकते हैं, लॉफुल चार्जेस। और अगर गुड्स पेरिशेबल है, गुड्स पेरिशेबल है, बराबर ने। अभी समझोगे किसी के घर पे जाने वाला बॉक्स पार्सल तुम्हारे घर पे आ गया, और उसमें से खाना पिज्जा निकला। अब बाजू में देख रहे हो, इधर देख रहे हो, कोई मिल नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो 4 दिन थोड़ी वेट करेंगे उसके बारे में, खा जाएंगे, बराबर नहीं, ऐसा पेरिशेबल है। अब देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ऑब्लिगेशन यानी जवाबदारी, सबसे पहली जवाबदारी ध्यान देना, उस गुड्स की आपको केयर रखनी है। और अगर गुड्स रीजनेबल केयर के बावजूद भी अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप केयर नहीं रखते तो आपको उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़े। मस्ट नॉट यूज द गुड्स फॉर हिज ओन पर्पस। वो खुद के लिए यूज नहीं करेगा, और अपने गुड्स के साथ में उसके दूसरे के गुड्स को मिक्स नहीं करेगा। एंड फाइनली, वो कोशिश करेगा ट्रू ऑनर फाइंड आउट करने की। इफ नॉट, लायबल एज ट्रेस पासर। ट्रेस पासर यानी इलीगल यूज करने वाला, इलीगल यूज करने वाला। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, प्लेज का मतलब किसी चीज को गिरवी रखना। इसके अंदर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। क्या लिखा है? स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। जहां पे हम जो भी गुड्स देते हैं ना, वो सिक्योरिटी के तौर के ऊपर देते हैं। किस लिए? हमने किसी के पास से पैसा उधार लिया, इसलिए हम सिक्योरिटी में उसको कोई गुड्स अपने गिरवी रखते उसके पास। प्लेज का मतलब गिरवी रखना। अब पेज नंबर 6 पे देखो। इन दिस केस, द बेलर इज कॉल्ड द प्लेजर, या तो पॉनर बोलते हैं, और बेली को अपने प्लेज या तो पौन ही बोलते हैं। यानी जिसने गिरवी रखा वो प्लेजर, और जिसके पास गिरवी रखा वो प्लेजी। जैसे मुझे 1,000 रुपये बैंक से उधार लेने, और मैं अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी सोने के गहने वहां पे गिरवी रखता हूं, तो वो प्लेज हो गया। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, थर्ड टॉपिक। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजेंसी। एजेंसी किसको बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। एजेंट यानी कौन? जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रखता है, मतलब वो माइनर नहीं है, वो इनसेन यानी पागल नहीं है, और किसी भी लॉ से उसको मना नहीं किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू अ पर्सन कॉल्ड एजेंट। यानी जो काम मैं खुद कर सकता हूं वो मैं अपने एजेंट के पास से भी करवा सकता हूं। अ पर्सन, जिसको हम अपॉइंट करते हैं दूसरे इंसान की जगह पे, उसको एजेंट बोला जाएगा। और द पर्सन टू फॉर हुम द एजेंट्स आर एजेंट्स एक इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ये दूसरे वाला जो है ना, वो एमसीक्यू में पूछ सकते हो। व्हेन एन एजेंट वर्क्स इन नॉर्मल बिजनेस, तो याद रखो वो जो कोई भी काम करेगा उसके लिए वो अपने प्रिंसिपल को लायबल है। यानी और प्रिंसिपल उसके हर काम के लिए लायबल है। यानी एजेंट ने जो कुछ भी किया उसका जवाब किसको देना पड़ेगा? उसके प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। अब डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। किसी को भी अगर किसी दूसरे के लिए काम करने के लिए बोला गया हो तो वो एजेंट है। और प्रिंसिपल यानी जिसके लिए काम किया जा रहा है। एजेंट जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको अपने क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। अब रूल्स ऑफ एजेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 मार्क के लिए। और टेस्ट ऑफ एजेंट या तो टेस्ट ऑफ एजेंसी। अब देखिए, इंपॉर्टेंट रूल्स। acts through an agent. The first rule is that any person can act only through an agent. बराबर, कोई भी इंसान किसी को भी एजेंट बना सकता है। ओनली a person who is competent to contract can appoint an agent to enter into a legal contract on their behalf.
यानी याद रखो, खुद भी इंसान मेजर यानी 18 साल से ऊपर की एज का होना चाहिए, खुद भी साउंड माइंड का यानी अक्लमंद इंसान होना चाहिए, सेन, एंड बोथ द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी दोनों पार्टी, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी, यानी जिसके साथ में तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब लायक होने चाहिए। लायक यानी मैं बता रहा हूँ, बार बार तुमको बोल रहा हूँ, यानी मेजर 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और किसी भी कानून से उसको मना, जैसे कोई इंसान को अगर सजा हो चुकी है, वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बराबर ना, तो इनसे इसको नहीं बोलेंगे। और कोई भी फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाला, जिसको एम्बेसडर बोला जाता है, बराबर ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकता, उसको कोर्ट के जरिए से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना पड़ेगा। पर याद रखो, अगर मैरिज या तो पब्लिक ऑफिस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें स्पेशल रूल्स अप्लाई होते हैं। शादी किसी एजेंट के जरिए से नहीं कर सकते, मेरी शादी में मुझे जाना पड़े, बराबर, एजेंट को नहीं भेज सकते ना, लोचा हो जाए। एक्स पर्सनली थ्रू अनदर बट डज इट बाय हिमसेल्फ, दिस मीन्स, याद रखो, कि एजेंट कोई भी काम करेगा, वो सब ऐसा माना जाएगा कि वो काम प्रिंसिपल ने किया है, यानी तुम्हारे लिए काम करने वाले इंसान ने जो कोई भी काम किया, वो इक्विवेलेंट के तुमने वो काम किया है। व्हेन एन एजेंट एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रिंसिपल जनरली उसके लिए लायबल यानी जिम्मेदार होता है। इफ द एजेंट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी के बिना अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, द प्रिंसिपल इज नॉट लायबल अनलेस द प्रिंसिपल बाइंड्स देमसेल्व्स बाय रेटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। रेटिफाइंग यानी बहाली आपकी, मंजूरी आपकी, रेक्टिफाई नहीं है, रेटिफाई है। यानी अगर मैंने समझो तुमको काम सौंपा है कि फलाने आदमी को पैसे देने जाना है, बराबर, अब पैसे देने के लिए तुम वहां पे गए, और उसने, वो उस टाइम पे लॉक है उसका, और बाजू वाला, उसको तुम पैसा देना चाहते हो, तो तुम अगर मुझे फोन करके वहां पे पैसे दे के आते हो तो ठीक बात है, लेकिन तुम वहां पे पैसे दे के चले आओ और वो इंसान पैसे खा जाए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैंने तो बोला था उसके हाथ में पैसे देना, तो किसी दूसरे के हाथ में पैसे दे के आए तो वो ना चले। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ हाँ कोई बात नहीं, बाजू वाले को पैसे दे दे, तो मैंने बहाली दी उसका, इस बात को, इसको मंजूरी दी, तो वो चलेगा। हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट? अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, आया ना, अकलमंद इंसान, पागल नहीं कर सकता है, एंड एज ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब 18 साल से ऊपर, दिस मीन्स अ लूनेटिक और अ माइनर कैन नॉट एम्प्लॉय एन एजेंट। लूनेटिक यानी कोई पागल इंसान, और माइनर एम्प्लॉय नहीं कर सकता एजेंट को अपनी जगह पे। अब इसके बाद एक्सप्लेन द नेचर यानी एसेंशियल एंड टेस्ट ऑफ एजेंसी। पर्पस ऑफ टेस्ट, कैसे पता चले कि एजेंसी है ही कि नहीं है। द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन इज एन एजेंट और नॉट depends on whether the person can legally bind the principal and make him arsonable to a third person। याद रखो, लीगल रिलेशन में लाना जरूरी है उसको, किसको? थर्ड पर्सन के साथ में। इफ द पर्सन इज एन एजेंट इज नॉट, इफ अ पर्सन बाय देयर एक्ट मेक्स द प्रिंसिपल लीगली रिस्पॉन्सिबल, या तो वो तीस थर्ड पार्टी यानी जिसके साथ में तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इंसान, प्रिंसिपल और एजेंट के सिवा के तीसरे इंसान, उसको अगर बोला जाए तो वो, उसको अगर बाइंड किया जाए किससे? लीगालिटी से, तो वो एजेंट है। इफ नॉट, द पर्सन इज नॉट एन एजेंट। अब ये रिलेशनशिप कैसे क्रिएट की जाएगी? द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी लिखा हुआ या तो बोला हुआ, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, कंडक्ट या तो सिचुएशन, मतलब मैं तुम्हारी दुकान पे रोज आके बैठता हूँ, तुम्हारे लिए बिजनेस कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए सारे डिसीजन ले रहा हूँ, तुम प्रेजेंट हो या ना हो, तुम हर चीज को मान जाते हो, हाँ बोलते हो उसके अंदर, तो मतलब अगर कोई इंसान मेरी हाजिरी में कोई भी काम करेगा, तो मैं तुम्हारे एजेंट की तरह से काम करता हूँ वैसा सोच के काम करेगा। फिर रेटिफिकेशन, यानी प्रिंसिपल बाद में बोलता है कि एजेंट ने जो किया वो मुझे मंजूर है। और ऑपरेशन ऑफ लॉ, कई बार कुछ सिचुएशन के अंदर लीगली आप एजेंट बन जाते हो। अब ये तुम्हारा थर्ड भी, एजेंट भी खत्म। अब देखो फोर्थ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यहां से पूरा चैप्टर अलग हो जाता है।
यानी कोई 1 2 3 याद करे, 4 से छोड़ दे, या 4 से याद करे 1 2 3 छोड़ दे, दोनों सेम है और दोनों एग्जैक्टली बिल्कुल मिडिल में आते हैं। देख, 13 पेज का पेम्पलेट है, 6.5 पेज पे। बराबर। अब देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन एग्रीमेंट जहां पे सेलर ट्रांसफर करता है, यानी अभी के अभी बेच देता है, या फिर एग्री करता है ट्रांसफर करने का, ऑनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। किसके लिए? कोई कीमत तय करके। अब एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर फॉर्मेशन, तो दो पार्टी होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। गुड्स, गुड्स होने चाहिए, और गुड्स कैसे होने चाहिए? खाली मूवेबल। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं आता। फिर प्राइस, प्राइस यानी मनी से ट्रांसफर किया जाए, और ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, यानी मालिकी बदलनी चाहिए सेलर से बायर। और म्यूचुअल कंसेंट, यानी मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे को एग्री करनी चाहिए। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी गुड्स ट्रांसफर होने चाहिए। फिर म्यूचुअल कंसेंट, दोनों एग्री होने चाहिए सेल करने के टाइम पे, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। म्यूचुअल यानी परस्पर। और लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी है, पैसा देना, बिल लेना, ये सब जरूरी है। फिर स्टेप्स इन फॉर्मेशन, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चाहिए। एक पार्टी ऑफर करेगी गुड्स को सेल करने की, और दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी। कंसिडरेशन यानी प्राइस, द बायर एग्रीज टू पे द प्राइस फॉर द गुड्स, कबूल करता है कि ये प्राइस मैं लेना चाहता हूं, बराबर ने। और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर ऑनरशिप, ऑनरशिप यानी मालिकी बदलती है। इंटेंशन याद रखो, सिर्फ ऐसे ही कोई बोले तो कई बार ऐसा होता है, कोई नई बाइक लेके आया और मस्त बाइक है, कभी चलाने देना, तो कोई बोले सामने से, तेरी जे भाई ले जा, तो ये इंटेंशन नहीं है उसका कि तेरी जे ले जा, समझे ना, वो खाली खाली बोल रहा है। तो इंटेंशन यानी उसकी मर्जी, उसका पर्पस ऐसा होना चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कंप्लीट व्हेन द अबव कंडीशंस आर मेट, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म होता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ, एसेंशियल यानी जरूरी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दो पार्टी, एक बायर और एक सेलर, और दोनों कॉम्पिटेंट यानी लायक होनी चाहिए। लायक यानी मतलब दो चीजें, एक तो साउंड माइंड यानी समझदार होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या? मेजर यानी 18 साल से ऊपर की एज का होना चाहिए। फिर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। द ऑनरशिप मस्ट पास नॉट जस्ट पोजीशन, सिर्फ चीज में किसी को हैंड ओवर करूँ नहीं जरूरी, ऑनरशिप यानी मालिक ही पास होनी चाहिए। फिर गुड्स, और इसमें गुड्स होने चाहिए, और वो भी मूवेबल है, प्रॉपर्टी नहीं आएगी। गुड्स एग्जिस्टिंग यानी हाल में तुम्हारे सामने रखे हो वो भी हो सकते हैं, फ्यूचर यानी अब बनाने वाले हो वो, और स्पेसिफिक गुड्स यानी आप पिन पॉइंट करके आ दो यही चीज मुझे चाहिए ऐसा। इमूवेबल प्रॉपर्टी और सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर आता है प्राइस, द गुड्स मस्ट बी एक्सचेंज फॉर अ प्राइस विच इज मनी। बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी बार्टर यानी गुड्स एक्सचेंज किए जाए ना, वो इसके अंदर नहीं आता। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, द प्राइस मस्ट बी लॉफुल एंड सर्टेन और असर्टेनेबल, प्राइस पहले से लॉफुल होनी चाहिए और नक्की कर सके वैसी प्राइस होनी चाहिए। फिर आता है म्यूचुअल कंसेंट, बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री फ्रीली एंड कंसेंट टू द टर्म्स ऑफ द सेल, यानी फ्रीली यानी अपनी मर्जी से काम करे, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती यानी प्रेशराइज ना किया गया हो। और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बोथ द बायर एंड सेलर मस्ट इंटेंड टू एंटर अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने चाहिए, कौन से? वो भी लीगली बाइंडिंग में। ओके। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है, कंडीशंस एंड वारंटीज अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कंडीशन यानी स्टिपुलेशन, जरूरी कंडीशन, शरत, स्टिपुलेशन यानी शरत, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। कंडीशन तोड़ी ने, इसका मतलब ये कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खारिज, बराबर ने। इट्स नॉन फुलफिलमेंट अपसेट द वेरी बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड यानी परेशान होने वाली,
परेशान होने वाली, त्राहित पक्ष के बारे में। कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट इज रेप्यूडिएटेड, रेप्यूडिएटेड मतलब कैंसिल करवा सकता है। पॉल्ट्री वर्सेस मार्शल का केस है। कार बोला गया कि बुगाटी कार आपको चाहिए सूटेबल फॉर टूरिंग, घूमने के लिए। बायर को यह पता चला, उसने पहले से बोल दिया कि मुझे जो कार चाहिए वो टूरिंग के लिए चाहिए, लेकिन वो टूरिंग के लिए थी ही नहीं। तो इसका मतलब बायर फिर रिजेक्ट कर सकता है कार को और उसको पूरा रिफंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सूटेबिलिटी फॉर टूरिंग उसने पहले से मेंशन किया था कि मुझे ऐसी कार चाहिए जो मैं घूमने के लिए यूज कर सकूं। वॉज अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल, यानी साथ में चलता है, टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट एज वाइटल एज अ कंडीशन, वो एकदम जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ ब्रीच, अगर तोड़ा गया तो द एग्रीव पार्टी कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, मतलब नुकसान की भरपाई मांग सकता है, बट कैन नॉट रिजेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल, इन केस वेर अ डीलर सेट, कार जो है ना वो 20 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, अब वो कार नॉर्मली 15 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, तो ये स्टेटमेंट वारंटी है, क्योंकि 20 किलोमीटर कंडीशन में होता है, कोई शर्तों के अधीन होता है कि ऐसे चलाओगे तो 20 किलोमीटर। ऐसे तो कई बार ऐसा होता है। एवरेज में क्या लिख के देते, 87 किलोमीटर पर लीटर बाइक में, पर चलती 60 किलोमीटर है, या तो 55 किलोमीटर, तो कोई अपने स्कूटर वापस देने नहीं जाते उसको, या अपने डैमेज मांग सकते यानी नुकसान को भरपाई करवा सकते, लेकिन कार को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब इम्प्लाइड कंडीशन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये पूरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट, 7 मार्क का, 6 मार्क का, 7 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। कंडीशन इज टू द टाइटल, मैं जब खरीदता हूं तो कम से कम मुझे इस बात का सुकून होना चाहिए कि वो चीज उसी की थी और उसने मुझे बेची, तो अब वो मेरी हो गई। रात को कोई दूसरा है मेरे घर में और बोले कि ये तो मेरी चीज तो उसके पास से ली तूने, गलत है, ये गलत, राइट ना। मैं उसके पास से, जिसके पास से मैंने खरीदा, उसके पास से पैसे मांग सकता हूँ। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स, सेलर के पास राइट यानी अधिकार है गुड्स को बेचने का। इफ द सेलर डज नॉट हैव द टाइटल, द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस पेड। फिर वापिस क्या, उसके पास हकत नहीं था बेचने वाले के पास बेचने का, तो मैं उसके पास से पैसे वापिस मांग सकता हूँ। अभी अभी तांदलजा में एक केस हुआ जमीन का, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही केस था। बराबर उसने बोला कि हम इस, ये जमीन के ऊपर जो केस है ना वो चलता था आगे, और इसने बेच दी जमीन। उसने बोला कि अपने ने इसको रफा दफा करवा देंगे और सेटलमेंट करवा देंगे, लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ, तो सामने वाले के पास से पैसा मांगने के लिए वो, यानी खरीदने वाला पैसा वापस रिकवर कर सकता है, वो भी अभी तक के सारे इंटरेस्ट के साथ में। समझे ना। रोलैंड वर्सेस रिवल 1923, यहाँ पे लिखा है, आर ने गाड़ी खरीदी डी के पास से और 4 महीने उसको यूज की। डी के पास, डी के पास टाइटल नहीं था, मतलब वो मालिकत नहीं था उस कार का। तो सो आर वॉज नॉट बाउंड टू हैंड इट ओवर टू द ट्रू ऑनर, आर कुड रिकवर द प्राइस पेड, जितने भी कीमत है ना वो सारी कीमत वसूल कर सकता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में ये, इन सब के अंदर अपने रिटर्न क्यों करते हैं, अमेजोन से खरीदते, फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, 10 दिन 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है ना, क्यों होती है, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन से वो खरीदा है, ऊपर जो दिखा वैसा ही होगा ऐसा मान के तुमने खरीदा, तो चेक करने के बाद पता चला कि जैसा बोला है वैसा तो है नहीं, इसलिए अपने रिटर्न करते हैं। दुकान वाला तो हाथ भी नहीं रखेगा, ये लोग क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं। दुकान वाला ये समझता है कि देख के खरीदा नहीं तुमने, मैंने तुम्हारे सामने तो पैकिंग खोल के दिखाया, बराबर, और फिर सब चीजों को चेक करने के बाद तुमने खरीदा। तो इफ द गुड्स डू नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन, द बायर कैन रिजेक्ट देम और कैंसिल कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या, बायर ने गुड्स को देखा ही नहीं है और उसने सिर्फ अंदाजा लगाया कि ऐसे दिखते होंगे, और गुड्स अगर डिस्क्रिप्शन से अगर अलग हुआ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टूटा ऐसा माना जाएगा। इसमें एग्जाम्पल है, सेल ऑफ अ
हेराल्ड कन्वर्टिबल 1961 मॉडल, अब 90 बेचा गया, तो हेराल्ड कन्वर्टिबल था लेकिन 1961 का मॉडल नहीं था, क्योंकि जब गाड़ी देखी गई बिफोर बाइंग बट द हाफ पार्ट वाज पेंटेड ओवर मेटल, बायर रिजेक्टेड द कार। वैसा था ही नहीं जैसा उसने बोला था, इसलिए गया। फिर सेल बाय सैंपल, सेक्शन 17, व्हेन द बायर इज शोन अ सैंपल और परचेस करता है गुड्स ऑन दैट बेसिस, सेल इज बाय सैंपल। गेहूं खरीदने जाते हैं ना, ये डबल वाले जो है, वो आप गेहूं लेके जाओ, उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में आपको लगता है कि जो गेहूं मैंने देखे थे वैसे नहीं है, अपने रिटर्न करेंगे, तो जितना वजन होगा ना उसके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे या तो एक्सचेंज करवा देंगे। ये क्यों करते हैं? क्योंकि गेहूं पूरे के पूरे अंदर खोल के नहीं देखते अपने, राइट ने, अपने तो वो जो वाड़की के अंदर रखे उसको खाली चेक करके लेके जाते हैं, तो सैंपल को चेक करके मैंने देखा, बराबर ने, और वो सैंपल के मुताबिक ओरिजिनल आइटम ना लगे तो अपने उसको रिटर्न कर सकते हो। यहाँ लिखा है कि यहाँ पे आपके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बल्क को सैंपल के साथ कंपेयर करने की, और गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेटेंट, लेटेंट यानी हिडन, छुपी हुई, थर्ड में, तीसरे में तीसरी लाइन, लेटेंट यानी छुपी हुई डिफेक्ट, और मर्चेंटेबल क्वालिटी, मर्चेंटेबल यानी मतलब बेच सके वैसी। अगर गुड्स वहां से आए और मैंने देखा कि उसके अंदर है ने चूहे घूम रहे हैं, तो ये मर्चेंटेबल क्वालिटी नहीं हुई, बेचने लायक नहीं हुआ, तो उसको मैं वापस रिटर्न कर दूंगा, पैसे मुझे मिल जाएंगे। इफ द गुड्स डू नॉट मैच द सैंपल, तो बायर उसको रिजेक्ट कर सकता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सेल बाय सैंपल, वो दोनों साथ में भी हो सकता है। अब कंडीशन है तो क्वालिटी और फिटनेस, फिट होने चाहिए खाने के लिए, अगर फूड खरीदते हो तो, बराबर है। ये किस में आता है? कई बार अपने देखते हैं होटल के अंदर केस होते हैं कि अंदर से कॉकरोच मिला, छिपकली की पूंछ निकली, तो ये खाने के लायक नहीं है, क्वालिटी बराबर नहीं है। या सैंपल की तो कहाँ बात करें, उसने जो परोसा वो खाने के लायक नहीं है, बराबर नहीं। तो बायर ने जब यहाँ पे फिटनेस चेक की कि वो खा सकते हैं, क्वालिटी है कि नहीं बराबर, तब उसको पता चला। तो यहाँ याद रखो, बायर हमेशा क्या सोचता है कि जब मैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता हूँ, मैंने ऑर्डर किया, तो मुझे कम से कम ये तो समझ में आएगा कि जो खाने मिलेगा वो खाने लायक तो होगा, कम से कम अच्छी तरह से बनाया होगा, साफ सुथरे माहौल के अंदर उसको बनाया गया होगा। फिर उसके अंदर से कॉकरोच निकले तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसके पैसे मैं वापस रिटर्न मांगूंगा, और डैमेज भी मांग सकते हैं यहाँ तो। देखो यहाँ पे लिखा है, बायर ने खरीदा एक कैसरोल, कैसरोल यानी रोटी रखने का या तो खाना रखने का जो बर्तन आता है, कि फ्रेश फूड को वहां पे स्टोर किया जा सकता है। उसमें बोला गया कि इसमें फूड लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर उसकी क्वालिटी बराबर नहीं हुई ने, तो हम उसको रिटर्न करके पैसे वापस ले सकते हैं। इफ बायर बाइज फॉर पर्सनल यूज, implied कंडीशन ऑफ फिटनेस डज नॉट अप्लाई। पर्सनल यूज के लिए ने तो नहीं, लेकिन बायर अगर सेलर के जजमेंट और स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने उसको बोला कि कॉपर की बोतल दे, जो एकदम प्योर कॉपर से बनी हुई है, लेकिन घर पे लाके देखा तो उसके अंदर कॉपर जैसा कुछ था ही नहीं, तो मुझे तो पता नहीं कॉपर किसको बोलते हैं। बायर ने सेलर को पूछा और सेलर ने उसके हिसाब से, उसके जजमेंट के हिसाब से वो चीज दे दी। मैंने उस पर यकीन भी कर लिया, लेकिन किसी एक्सपर्ट को दिखाने के बाद पता चला कि यहाँ तो चीटिंग हो गई है, तो मैं उसको रिटर्न करके वापस पैसे रिटर्न ले सकता हूँ। यहाँ एक बहुत अच्छा एक केस लिखा गया है, बायर परचेज स्वीट कोट कॉजिंग डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस यानी खुजली हो जाना स्किन के ऊपर। बायर रिकवर्स डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस। ये चीजें ऐसी होनी नहीं चाहिए कि जो तुमको पहनने के बाद कोई इरिटेशन फील कराए। फिर कंडीशन है टू मर्चेंटेबिलिटी, यानी मतलब बेचने लायक होनी चाहिए, सेलेबल होनी चाहिए, और नॉर्मल मार्केट यूज के लिए चले बस। Goods should be as good as other goods of the same kind sold in the market, और यहाँ पे goods with defects not fit for sale may violate this condition। जो goods डिफेक्टिव हो, जो सेल नहीं किए जा सकते वैसे हो, तो ये गलत है। ये जैक्सन
वर्सेस रोटेक्स मोटरसाइकिल 1910 का ये केस था। कंडीशन एज टू होलसमनेस, यानी सैंडविच मंगाया तो देखा कि साइड पे से कट हुआ है, मतलब किसी ने चक के वापस रख दिया हो, तो ये होलसेल होलसम यानी पूरा तो नहीं हुआ ने, बराबर ने। फूड या तो ड्रिंक ऐसा ही होना चाहिए, जैसे वो ऊपर लिखा है, हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है कि रिटर्न इफ द सील इज ब्रोकन, डू नॉट यूज इफ द सील इज ब्रोकन। यानी जैम आपने परचेस की और आपने जैसे उसका ढक्कन खोला तो पता चला अंदर से थोड़ी तो खाई हुई है, या तो उसका सील ऊपर से ब्रोकन है, तो हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, वो होलसम नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ऐसा मानेंगे। ये इम्प्लाइड कंडीशन है। कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम, कई बार रिवाज ऐसा होता है, मार्केट का रिवाज ऐसा होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा तो होना चाहिए, कि जैसे बायर बोट अ वुलन स्वेटर दैट कॉज स्किन इश्यूज, सेलर रिस्पॉन्सिबल, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, बायर को बताना चाहिए था कि इससे ये होगा, इससे इस तरह की बीमारी हो सकती है। इसीलिए देखो कि आप देखो आंख की कोई दवाई अपने परचेस करते हैं ना, तो उसके नीचे लिखा जाता है कि अगर इन्फेक्शन बढ़ता है या तो अगर इरिटेशन बढ़ जाता है तो इसको तुरंत ही डिसकंटिन्यू करके अपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। लेकिन याद रखो, तुमने जो दवाई लिखी, डॉक्टर ने जो लिखी वही दवाई अगर मार्केट से परचेस की हो तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है गलत दवाई के लिए, वो केमिस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं कि उसने गलत दवाई दी। कि लिखने वाला कौन था? यहाँ डॉक्टर था। अब इम्प्लाइड वारंटी, वारंटी में आप चीज रिटर्न नहीं करोगे लेकिन डैमेज मांगोगे, बराबर नहीं। वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, मतलब मैं अगर कोई चीज, मैंने घर खरीदा और हर तीसरे दिन में देख रहा हूँ कि कोई ना कोई आ जाता है, ये घर तो पहले मेरा था, तुम्हारे पास कैसे आ गया? भले वो मालिक नहीं है फिर भी ऐसा बोलने आ जाता है, शांति से मुझे रहने तो मिले ना। अगर मैं किसी जगह का भाड़ुआ दूं तो आगे पीछे रोज शोर होता रहे और मैं काम नहीं कर पाऊं, तो वो भी गलत है। तो क्वाइट पोजीशन का मतलब ऐसा नहीं कि शांति से रहना, क्वाइट पोजीशन का मतलब किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना होना और मेरी मालिकी के ऊपर किसी भी तरह का कोई क्लेम करने वाला ना आ जाए ऐसा। यानी थर्ड पार्टी अगर डिफेक्टिव टाइटल के कारण मुझे परेशान कर रही है तो मैं सामने वाले से क्या करूंगा? डैमेजेस मांगूंगा। लेकिन याद रखो, सेलर, एग्जांपल है देखो, सेलर सोल्ड अ रेडियो टू बायर विच वाज स्टोलन, यानी चोरी किया हुआ था, पुलिस ने उसको थर्ड पार्टी से रिकवर किया, बायर सूट सेलर फॉर डैमेजेस। ऐसे कई बार होता है, मोबाइल जो परचेस किया जाता है कई बार चोरी का हुआ, तो क्या करेंगे? इसीलिए जिसके पास से खरीदते हैं वो क्या बोलता है कि सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास से ले लो, बराबर नहीं। तो जेन्युइन हो तो आपको डॉक्यूमेंट देगा, चोरी वाला होगा तो डॉक्यूमेंट देगा ही नहीं। बहुत अच्छा केस मेरे सामने जो हुआ था, कोई प्लम्बर था, उसने सादा फोन लिया अपने काम के लिए, कोई उसको बेच के चला गया, चार्जर नहीं था उसके अंदर, बॉक्स नहीं था, उसने बोला 1,000 रुपये कम देना, जब मैं चार्जर और बॉक्स लेने आऊं, देने आऊं तुमको, तब तुम मुझे वो 1,000 रुपये दे देना। तो उसने फोन ले लिया कि अब इसमें तो क्या बोलते हो रहा है, 1,000 रुपये कम कल दे देना, जब मैं चार्जर और बॉक्स लेके आऊं तो। वो चला गया, ना चार्जर देने आया। अब उसने जैसे सिम कार्ड डाला ने, IMEI नंबर से फोन ट्रैक हो गया। अब पुलिस वाले सीधे उसके घर पे, ये चोरी का फोन है, सामने वाले ने कंप्लेंट लिखाई थी। मैं 8-10 साल पुराना केस बता रहा हूँ। तो अगर कंप्लेंट लिखाई है, 8-10 साल भी नहीं, उससे भी ज्यादा टाइम हुआ, तो अगर कंप्लेंट लिखवाई है तो पुलिस ने पहले तो प्लम्बर को पकड़ा, प्लम्बर ने बोला कि किसके पास से लिया, उसको पूछा गया तो उसके पास ना बिल था ना बॉक्स था, तो यहाँ चोर कौन माना गया? प्लम्बर खुद। समझे ना? इसीलिए बिल के बिना कोई भी चीज को परचेस करना, तुम्हारे पास कोई क्लेमर नहीं है इसलिए। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस, एनकम्ब्रेंसेस यानी उसके ऊपर किसी भी तरह का बोझ होना, बोझ यानी किसी और की मालिकी हो या कोई खर्चा देने का बाकी हो। जैसे मकान मैंने लिया, किसी के पास से खरीदा, उसका 4 साल का वेरा बाकी निकला, तो वो मुझे नहीं भरना है, वो किसको भरना है? बेचने वाले को भरना है। और अगर मेरे पे नोटिस निकले और यहाँ पे सील लग जाए तो डैमेजेस मैं उसके पास से मांगूंगा, क्योंकि बेचने के टाइम पे लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इसके बाद की सारी जिम्मेदारी खरीदने वाले की और पहले की जिम्मेदारी बेचने वाले की। तो बेचने वाले को वो पैसे भरने चाहिए, अगर उसने ना भरे हो तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी? बेचने वाले की रहती है, खरीदने वाला उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता। फिर वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड,
An implied warranty to quality or fitness for a particular purpose may be added by the users of trade. चलो पेज। यानी इम्प्लाइड वारंटी किसकी, क्वालिटी फिटनेस होनी चाहिए। यानी मतलब मैंने हॉट वाटर बैग खरीदी, अब मैंने जैसे ही उसको पानी उसके अंदर गर्म रखा और मुझे कोई जगह पे समझो पेन हो रहा है, मैंने वहां पे रखा, लिखा था कि फटेगी नहीं, फट गई, अब मैं जल गया, नुकसान की भरपाई किसको करनी है, बेचने वाले को करनी है। वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, इफ द गुड्स सोल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर बट द बायर इज अनअवेयर, बायर को तो पता ही नहीं है कि गुड्स खराब है, द सेलर मस्ट इन्फॉर्म द बायर, फेलियर टू इन्फॉर्म विल मेक द सेलर लायबल फॉर डैमेजेस, अगर तुम इसको इन्फॉर्म नहीं करोगे तो आपको डैमेजेस भरपाई करने पड़ेंगे, राइट। डेंजरस नेचर, तो इसमें ने कौन सा था कि एक दवाई, चूहे मारने की दवाई, खाली एक ऐसा ही कोई था और उसके ऊपर पॉइजनस नहीं लिखा था, डब्बा खोला, डब्बा कैसे खोलना है वो भी नहीं लिखा था, डब्बा जैसे ही खोला ने तो पाउडर उसकी आंखों में गया, इरिटेशन हुआ उसको, काफी दिन तक उसको बराबर दिखा नहीं, तो उसने कंपनी के ऊपर केस किया कि लिखा क्यों नहीं कि कैसे खोलना है इस डब्बे को, और ये भी नहीं लिखा है कि डेंजरस है कि आंखों में जाएगा तो तकलीफ होगी। ये केस सबसे बड़ा माइलस्टोन है। और इसके बाद में सारे इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखे जाते हैं कि इस तरफ घुमाओगे तो ओपन होगा। कई बार तो बेवकूफी भी लगती है, देखो यहाँ पे है, ये देखो, ये आपकी व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक के ऊपर आप देखो अजीब तरह से लिखा है, किस तरह से बोतल को खोलो, किस तरह से इंक भरो, ये किसको ना पता हो, लेकिन फिर भी लिखा है, ये देखो, इस तरह से घुमाओ और ऐसे इंक भरो, ये लिखा है, पिक्चर में दिया है, ये कौन ना समझे, इतना बेवकूफ तो कौन होगा कि इसको, लेकिन फिर भी ये लिखना जरूरी है और उसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन होने जरूरी है, राइट। यहाँ पे अपना सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ।